अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे बिलाखिर मौलाना फजलुर रहमान जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये जो PDM पीपल्स पार्टी ANP में हिजरो विसाल का मौसम चल रहा है, इसमें पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया है मौलाना साहब का। और मौलाना साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करे। इसके साथ साथ एक और भी ख़बर आज रिपोर्ट हुई कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का WhatsApp ग्रुप है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, कमर ज़मान कायरा जो हैं, उनको खारिज कर दिया गया है। अब ये बज़ाहिर जो दूरियाँ हैं, इन दूरियों में क्या PDM वाकई संजीदा है कि पीपल्स पार्टी को दोबारा से वापस लाया जाए, और क्या पीपल्स पार्टी भी संजीदा है कि इस इत्तेहाद का फिर से हिस्सा बने? इस मामले पे भी बात करेंगे। दूसरा कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आया है, इसके बुनियादी तौर पे मकासद क्या हैं? जो हमदर्दों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है जहांगीर तरीन साहब के, बुनियादी तौर पर इसके क्या मकासद और ये कितना बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, हम ये देख रहे हैं कि अब जो PDM और पीपल्स पार्टी में दूरियां हैं, ये अब किस्तों में मराहिल सामने आ रहे हैं। पहले CEC की मीटिंग हुई, फिर उसके बाद WhatsApp वाला इवेंट भी हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी की बैठक में बैठ के ये 26 निकात तय हुए थे। पीपल्स पार्टी ने APC को होस्ट किया था और उसके बाद 6-7 महीने बड़ी जानदार अपोजिशन देखने को मिली, लेकिन एकदम से ये दराड़, इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात निज़ामी साहब आपको क्या लगते हैं? ये दराड़ जो है, ये जब इन्होंने इकट्ठे काम किया PDM में, तो दोनों पार्टी बिलखुसूस पीपल्स पार्टी को ये एहसास हुआ कि नवाज लीग के साथ काम करना कितना मुश्किल काम है। वो उनकी अप्रोच होती है हेड्स हैव एंड टेल्स यू लूज, यानी कि हर हालत में वो अपनी जीत समझते हैं। मेरे ख्याल से तो ये मसला है। और सियासत कुछ लो कुछ दो की बात है। अगर जब मौलाना ने भी ज़्यादती की जो शो को नोटिस दिया, वो सियासी जमातों को इस तरह डील नहीं किया था। यह अलायंस है, कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन तो नहीं कि आप इस तरह जवाब तलबी कर सकते हैं। वो उनकी भी ज़्यादती थी। और अब ये नहीं कि ये मुखमुखा हो जाएगा, इसका दराड़ तो बहुत बुरी तरीके से पड़ गई इससे। जी चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरा तो अपना एक तजिया है इस मामले में। आरिफ साहब, आपकी बात दुरुस्त है। देखें, ये तो मैं 50 साल से सियासत में हूँ। अयूब खान के खिलाफ जो स्टूडेंट्स की तहरीक चली थी, तब से डंडे खाए हैं पुलिस के, और हवालात में रात रखे गए हैं। फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना की सियासत, उनके साथ उनकी इलेक्शन में, और वो COP बनी थी, कंबाइंड अपोजिशन पार्टी। मैं तो उसमें अहमियत नहीं था रखता, पर मेरे वालिद उसमें बड़ा कलीदी और बड़ा किरदार थे, और हम साथ थे। फिर भुट्टो साहब की सियासत, फिर MRD की सियासत। MRD 9 जमातों का एक इत्तेहाद था, और उनमें सबको साथ लेके चलना, सबको साथ। ये हमने कभी नहीं सोचा। MRD में भी MRD में पीपल्स पार्टी बड़ी जमात थी, और MRD में के वक्त नहीं सोचा, ARD के वक्त नहीं सोचा, PDF के वक्त नहीं सोचा। इतने इत्तेहाद बनते रहे कि हम जिस तरह फेडरल सेक्रेटरी हैं, और शाहिद खान अब्बासी साहब की जो पार्टी है, ये चपड़ासी है बाहर मेरे दरवाजे के खड़ा हुआ। ये तो इन्होंने इस तरह शो कॉज नोटिस दिया। कब शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं? इज़हार वजूह के नोटिस सियासी जमातों में। ये तो इनको समझना चाहिए था। इनको तो सियासत का अबजद नहीं पता, अलिफ बे जीम नहीं पता इनको। अब उसका क्या करें? मैं वैसे इस नतीजे पे पहुंचा हूँ बड़ा सोच के, ये और बड़ी तकलीफ और दुख की बात कि असल में जो भी लोग, और वो बहुत बड़ी पनीरी थी 1985 की असेंबली में जिनकी पैदावार हुई, जो उसमें बने, जो पहली दफ़ा उन्होंने सियासत में कदम रखा 1985 की इलेक्शन, जो गैर जमाती थी और गैर सियासी थी,
जिसमें आप किसी इंडिपेंडेंट ही थे, सारे ही इंडिपेंडेंट थे, कोई पार्टी हिस्सा नहीं दे सकती। फिर जब आप पार्टी उसमें आ गए असेंबली में, तो असेंबली में आपको रोल्स जो असाइन किए गए वो ज़िया-उल हक ने कर दिए। आप वजीर आ जाएं जी, आप वजीर दाखिला हो गए, आप वजीर खारजा हो गए, आप फलां हो गए, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो गए। जो आपको वो किरदार मिला वो आपने उसको परफॉर्म करना शुरू। सो आपकी तरबियत ही ऐसी माहौल में हुई है कि उसके बाद जब आपने देखा कि ज़िया-उल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो को फारिग कर दिया, तो आप सारे के सारे उसमें चले गए। और मैं आप आज तक बताऊं, जो मेजर डिसीजन मेकर्स अराउंड नवाज शरीफ हैं, जो इनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ है, बशमूल शाहिद खाकान अब्बासी, बशमूल आगा ख्वाजा आसिफ, बशमूल अब नहीं है चौधरी निसार साहब पर इतना इन्फ्लुएंस रहा है। वो सरताज अजीज साहब थे। ये अब जो है गुजरांवाला वाले दस्तगीर साहब, ये सब जो गुजरात के चौधरी, ये सब के सब उस क्यारी के पौधे हैं जो के नॉन पार्टी बेसिस पे बनाई गई और गैर जमाती बेसिस पे, और उनमें से ऊपर से ही आता था कि आप इधर चले जाओ, दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ। जी। और या इनके वालिदैन थे, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वालिद थे, ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद थे, खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद थे। जी। और उनसे ये उन्होंने खुद ले ली ट्रेडिशन, या ये खुद थे उस क्यारी के। इनको इत्तेहाद को चलाना आता ही नहीं। जी जी। इन्होंने इत्तेहाद तो क्या, मियाँ साहब तो जब सऊदी अरब चले गए थे दिसंबर 2000 को, तो आप कैद में छोड़ गए थे चौधरी निसार अली को भी, मुशाहिद हुसैन को भी, ख्वाजा आसिफ को भी, वो गौस अली शाह साहब को भी, इनको छोड़ गए थे कैद में। और इनकी परवरिश ही नहीं है इस तरह की। जी चौधरी साहब, ये समझते हैं कि बड़ा सही काम किया, शो कॉज नोटिस दिया। भाई शो कॉज नोटिस आपने तस्दीक की है, आपने समझा है हम आपके चपरासी लगे हुए जो आप हमें शो कॉज नोटिस देते हो। अल मुख्तर चौधरी साहब यही कह रहे हैं ना कि इस पार्टी ने एक तो ज़िया-उल हक की आमरीत की कोख से जन्म दिया, नंबर 1। नंबर 2, ये पार्टीलेस निज़ाम जो है उसमें उसके कल्चर में पले बड़े हैं। तो ये अप्रोच जो है सियासी तौर पे वो यही है कि, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने 3 दफा बने ये प्राइम मिनिस्टर, 3 दफा इलेक्शन भी लड़े हैं, जद्दोजहद भी की है, मारे भी खाई हैं थोड़ी बहुत। तो ये कोई असर नहीं हुआ इसका, मुझे तो लगता है। बल्कि जो आप कह रहे हैं उससे उल्ट असर हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ ने एक फैसला कर लिया हुआ है कि अब मैंने नौकरी नहीं करनी, और अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो बाख्तियार बनूंगा। ये तब भी किया था जब इन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं देता, मैं डिक्टेशन नहीं लेता। वो आपको भूल गई है 17 अप्रैल 1993 की तकरीर इनकी भूल गई है आपको। इन्होंने तो ऐसी बातें की हैं कि जिस तरह के ये बिल्कुल चैंपियन हैं, और बिल्कुल जिस जगह बुला के बिठाया गया वहां बैठ गए। हर दफा ये हुआ है, हर दफा ये हुआ है, एक दफा नहीं है। और मतलब है आप पहली दफा आए थे तो गुलाम इसहाक खान, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसका दूसरी साइड भी है कि इन्होंने जद्दोजहद भी की है और लड़े भी हैं। और अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि
वो जो डस्का का इलेक्शन है जिस अंदाज से उन्होंने जीता और बाई इलेक्शन में जीते, इसका मतलब है कि ये PMLN हैविंग सेड एवरीथिंग, ये अवाम में मकबूल जमात है। अगर उसका मुआवजा करें आप PTI से या PPP से पंजाब में। नहीं, पंजाब के सेंट्रल पंजाब में मकबूल जमात है, इसमें पीपल्स पार्टी सारे सिंध में मकबूल जमात है। इसका ये सेंट्रल पंजाब की GT रोड पे की पार्टी है, बहुत बिल्कुल है और बहुत यहाँ सपोर्ट है इसकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन मरियम बीबी बाहर चली गई और पीछे मुड़ के ना देखा, अब आजकल खामोशी आप उनकी देख रहे हैं, खामोशी क्यों है? खामोशी जो सब खामोशी क्यों है? बस वो पीछे सारी वो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सब इशारों के नाम में आप कह रहे हैं क्या कोई नया समझौता हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और खामोशी इसी की वजह से। नवाज शरीफ नहीं खामोश। नवाज शरीफ कहाँ गुजरांवाला में और कहाँ वो बुलंदी पे PDM की मेन जो एक मीटिंग थी उस पे उन्होंने बराह रास्त खिताब किया और किसी को बगैर किसी को पहले लिए हुए एतमाद में लेके और फिर गुजरांवाला में फिर खामोश हो गए। जब जितनी देर जुबैर की सिफारतकारी चलती रही या उसमें उम्मीद रही तो फिर खामोश हो गए। अब अभी क्या शहबाज शरीफ का कोई किरदार है जो ये जो कुछ हो रहा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? नहीं सर, शहबाज शरीफ का मुझे नहीं कोई किरदार नजर आता। पार्टी तो सारी अब मरियम के पास हाथ में है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ नहीं। वो तो पनाह लेके बैठा हुआ है जेल में, मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ये कह चुका हूँ पहले। और ये मैंने देखा हमारे से भी होता रहा है, सिर्फ उतने कैमरे नहीं होते थे। और आरिफ साहब जानते हैं, मैं वजीर दाखिला था बड़ा घंटे खान, और बीबी के साथ अगर एक जलसे के स्टेज पे चढ़ रहे होते थे तो लोग सारे बीबी को बचाने की और बीबी के इर्द गिर्द एक छोटा सा हिसार बना के और चला रहे होते थे और हमें धक्के पड़ रहे होते थे। तो शहबाज शरीफ के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर वो गुजरांवाले के जलसे में अपनी भतीजी के साथ जाता तो उसको धक्के पड़ रहे होते और वहाँ 40 कैमरे भी होते और जो वाइस प्रेसिडेंट भतीजी है उसको सारे लोग। लेकिन आप तो ये हिंट करा रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता PMLN PTI को, यानी एक हाइब्रिड सिस्टम के अंदर लाई हुई जमात को नॉन परफॉर्मेंस या कुछ और वजूहत की बिना पर डिच किया जा रहा है और उसकी जगह नून जो है उसकी वज़ीराई हो रही है, या कुछ लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी। ठीक है निज़ामी साहब एक ब्रेक के बाद यही नुकेंगे कि क्या हो रहा है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। कल यानी बरोज़ बुध पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा। अहले पाकिस्तान को रमज़ान मुबारक। चौधरी साहब, ब्रेक से पहले निज़ामी साहब जो बात कर रहे थे उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ये क्या हो रहा है। अगर कोई मामलात नून लीग की जानिब से कहीं बाला तय किए जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ऑफिशियली PDM को छोड़ क्यों नहीं देती? अभी तक एक जेस्चर क्यों शो किया जा रहा है कि अगर हमारी बात मान ली जाए तो हम फिर से इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे? ये एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि सियासत में अगर आपने कोई हतमी कदम भी उठाना होता है, अगर उठाना होता है तो वो हतमी कदम के तौर पे कभी नहीं उठाया जाता। ये उनको समझ नहीं आती जो गैर सियासी PDM के और साथी हैं हमारे, वो गैर सियासी लोग। सियासत में आप जब कहते हैं, आप यही कहते हैं कि जी अगर आपने अब ये कर दिया तो हम आप वापस आ जाएंगे या कुछ जो भी। तो ये तो एक बड़ा सियासी बयान है, पर मामला कहाँ तक पहुँच गया है
मामला एक शो कॉज नोटिस, तज़हीक आमेज शो कॉज नोटिस, जिसमें एक रऊनत है, जिसमें एक एब्सर्डिटी और बदबूदार लैंग्वेज है, ये कि जिस तरह मालिक का मकान किराएदार को निकाल रहा है और नोटिस दे रहा है। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि ये एक जेस्चर करने के अलावा चेयरमैन बिलावल ने बड़ा डिसेंटली इसको लिया है, ट्रीट किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो एक जेस्चर बड़ा क्लियर और वैलिड और ज़रूरी था कि ये पता लग जाए उनको कि भाई आप यू कांट थिंक ऑफ अस एज ए पुश ओवर, कि आप जब चाहे आप निकाल देंगे, जब चाहे आप, ये आपके, और ये अक्सरियत का मामला नहीं होता अददी तौर पे किसी अलायंस में। तो मैं समझता हूँ कि मामला तो बहुत आगे चले गए हैं, पर सियासत में इम्कानात हैं। अगर एहसास हो जाए शायद खाकान अब्बासी को और उनके साथियों को, राना सनाउल्लाह ने भी बड़ा सख्त बयान दिया है, अगर उनको ये एहसास हो जाए कि उनसे खुद जो गलती, अव्वली गलती हो गई है। जी देखिए, उन्होंने नून लीग ने सेटल करके पंजाब की हद तक सेटल करके 5 सीटें दे दी पीटीआई को। हमने झगड़ा नहीं किया, उधर रेज पार्टी में रेज किया हमने। निजामी साहब, जी निजामी साहब, जी निजामी साहब, आज तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया है पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा थे पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप में, एहसन इकबाल साहब ने रिमूव कर दिया है उन्हें। अब तो ये शिद्दत और ये तनाव तो बढ़ता ही जा रहा है निजामी साहब। ये असल में ये जो शोएब साहब ने दुरुस्त तजिया किया, ये एहसन इकबाल टाइप के जो लीडर हैं, लीडर बहुत बड़े बन गए लेकिन बजो में खुद, लेकिन इनके दरमियान, इनके अंदर जो रौनक है वो सियासतदान से ज़्यादा एक ब्यूरोक्रेट वाली है। इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं जिनका कि करते वो किसी के हुक्म पे हैं, लेकिन उनके जो एप्लीकेशन हैं बहुत दूर तक जाते हैं। जी चौधरी साहब, इसको भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और दूसरा तरीन ग्रुप जो है उसके साथ कोई राब्ते हैं पीपल्स पार्टी के? जहाँ तक एहसन इकबाल है, एक शरीफ आदमी है। अच्छा, मैं उसको नापसंद नहीं करता हूँ, अच्छा आदमी है, लेकिन उसका जहन, जो आरिफ साहब अभी बात कर रहे हैं, जहन जो है वो साख्त उसकी हुई 85 में, और उनकी वालदा साहबा उस सारे उस सिस्टम में बड़ी अहमियत रखती थी, पर वो अनइलेक्टेड सिस्टम था। वो सिस्टम क्या था, वो मजलिस शूरा से बाद में ये बन गई थी 85 की इलेक्शन। 70% जो मजलिस शूरा में थे वो 85 की असेंबली में आ गए। ना पार्टी थी, ना मुकाबला था, ना जमात थी, ना लॉयल्टी थी, ना आप एक पार्टी के साथ चलते हैं और बुरे वक्त में चलते हैं। ये नहीं कि आप बाद में बुरा वक्त आ जाए तो आप थोड़ा सा साथ उसको दे लें। आप उस पार्टी के बनावट में, उसकी बुनियाद में उसके साथ होते हैं। और ये तो पार्टी बनी ही मसनूई तौर पे, नवाज लीग और जुनेजो लीग और ज़िया लीग, ये तो बनी ही ऊपर से बना दी, और जिसको पुतले को कहा इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। मेरे अपनी एक गज़ल है, उसमें एक शेर है, मतलब ये है उसका कि कारगर पसे पर्दा यूं थी उंगलियां उसकी, और ये 1985 की इलेक्शन की असेंबली जी। कारगर पसे पर्दा यूं थी उंगलियां उसकी, आदमी जो लगते थे वो थे पुतलियां उसकी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो ये 85 की असेंबली का एक बहुत उसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की सियासत को। उससे पहले के सियासतदान ये उनके साथ लाख इख्तलाफ हो, पर सरदार शौकत यात हो गए, नवाज़ादा खान हो गए, मीर गौस बख्श बदिंजो हो गए, वली खान हो गए, शेरबाज मज़ारी हो गए, इनमें एक अकोमोडेट करने की मलिक मोहम्मद कासिम मरहूम हो गए। ये इनकी क्वालिटी और निजामी साहब, चौधरी साहब, मैं मुख्तलिफ सवाल आपसे उन्होंने पहले भी किया, आप भूल गए वो। ये जहांगीर तरीन साहब वाला क्या सागा है?
जहांगीर तरीन का मसला अब उसको मतलब है एक मुश्किल है। वैसे तो जहाँ तक मेरा इल्म रहता रहा है जहांगीर तरीन के बारे में, मैं और किसी की बात नहीं करता हूँ। जो मेरा ज़ाती इल्म कभी कभी उसके मुकदमात को देखने में, आज नहीं बहुत पहले का जो ज़ाती रहा है कि वो उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है। एक तो टैक्स बहुत देता रहा है और दूसरा डॉक्यूमेंटेड होता है। अब वो मसला उसका अब ये है कि अब उसका इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, इमरान खान उसकी मदद नहीं कर सकता। इमरान खान अब यही कर सकता है कि वो भी देखता रहे कि FIA की टीम कैसी चल रही है, कैसी, पर वो उसमें मदाखलत नहीं कर सकेगा, कोई इमदाद नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब एक्सपोजर अब उस पर मतलब है 40,000 वाट्स के उसके छत में लगे हुए बल्ब हैं जो उस केस को देख रहे हैं, और फिर मकनातीसी शीशों के ज़रिए वो उसको देखा जा रहा है। और उसका तो अब उसको बेसिकली बुनियादी तौर पे अपने सारे कागजात और अपने सारे जो हिसाब हैं और अकाउंट्स हैं और जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ट्रांजैक्शंस हैं, वो सब उनको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में वो शायद पाकिस्तान का एक ऐसा लार्ज टैक्स पेयर है जो कर सकता है, पर ये करना जी ठीक। बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज हसन साहब। वक्त का एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा देखेंगे कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप PTI में कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुक्मरान जमात के लिए। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MPA हैं और इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के बड़े करीब हैं शेख सलमान नईम साहब। निज़ामी साहब, सलमान नईम साहब ने 2018 के जनरल इलेक्शन में सूबाई असम्बली की नशिस्त पे शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त दी थी और ये विद इन PTI एक बहुत बड़ा अपसेट था। खैर सलमान साहब से बात करेंगे, लेकिन निज़ामी साहब ये लोग जो दिन ब दिन अब कुछ तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जरदारी साहब ने कहा था कि हुकूमत को अपने वज़न से गिराएंगे, तो क्या ये वही वज़न तो नहीं है कि जो एक ग्रुप बंदी हमें नज़र आ रही है PTI में? जी हाँ, एक ग्रुप बंदी तो बाजार नज़र आ रही है और बड़ी शिद्दत से नज़र आ रही है, और एक ऐसी शख्स के ख़िलाफ़ ज़्यादती हुई है जो कि पार्टी के लिए उसने हर चीज़ कुर्बान की, अपना वक्त दिया, अपनी सेहत कुर्बान की, अपनी दौलत लगाई और 100% लॉयल्टी दी। इस हद तक कि अभी भी उन्होंने ये कहा कि मैं खान साहब और PTI का लॉयल हूँ, पार्टी को छोड़ नहीं रहा, लेकिन इस्लाह वाल के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये कासिम साहब से पूछते हैं, सलमान साहब से, ये इनके ऊपर भी बड़े इल्ज़ाम है इनके ऊपर भी कि ये शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने रवाया जहांगीर तरीन के वहाँ पर। क्यों जी, आपका क्या ख्याल है इस सूरत हाल में? जी सलमान साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। निज़ामी साहब, आप काफ़ी सीनियर हैं, शायद मेरी उम्र से भी ज़्यादा आपका तजुर्बा है, आपने मुख्तलिफ इलेक्शंस देखे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया आपने देखी। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि मैं हर किसी कहूँ कि जहांगीर तरीन साहब, लोधरा से उनका ताल्लुक है, लाहौर इस्लामाबाद में उनका टाइम गुजरता है, वो वहाँ पर बैठ के मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं शाह महमूद के खिलाफ? अगर उन्होंने सपोर्ट किया है, इसका मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब इतने कमज़ोर थे कि एक बाहर से बंदा आया, लोधरा से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, और किसी को सपोर्ट करके मुल्तान में उनको हरवा के चला गया। मतलब दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि उनकी फेवर में नहीं जाती। अगर वो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाएं कि मुझे तरीन साहब ने सपोर्ट किया, तो ये तो मैं समझता हूँ और भी बुरी बात है। जी अच्छा जी सलमान साहब, अभी जो इस वक्त तरीन साहब का जो ग्रुप है, ये जो उनके हमदर्द हैं, बुनियादी तौर पे वजह क्या है? आप लोग क्या समझते हैं, वो कौन सा उसूली मौक़िफ़ है जिस पे आप तरीन साहब के साथ हैं? और जमात भी आपकी है, हुकूमत भी आपकी है, और अगर यही रिजर्वेशन है, ये सारा ग्रुप जाके प्राइम मिनिस्टर को मिल के शिकवे शिकायत क्यों नहीं बयान कर देता? जी, पहली बात हमारी रिजर्वेशन ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ।
उसकी वजह ये कि शुगर कमीशन में और भी बहुत सारे नाम आए जो आज गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वफाकी वज़रा के रिश्तेदारों के नाम आए और भी बहुत सारे नाम आए, अपोजिशन के नाम आए, लेकिन टारगेट हो रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। उसकी साफ वाज़ेह मिसाल आपके सामने है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट जो बनी थी वो चीनी की कीमतों के इजाफे की वजूहात जानने के लिए बनी थी, जबकि जहांगीर तरीन साहब से सवाल किया जा रहा है कि आपने 2010 में 12 में ट्रांजैक्शन जो एक अपने बेटे को 3 अरब रुपए की दामाद को इतने की वो क्यों गलत की? मुझे ये बताएं कि कॉमन सेंस इस बात को मानती है कि 2010 में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसका हुकूमत सलमान साहब आपकी है, क्या आपकी अपनी हुकूमत ही आपको इंतकाम का निशाना बना रही है? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत हमारी है, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। हम भी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। निजामी साहब नहीं, लेकिन उसकी वजह क्या हो सकती है? तरीन साहब ने इतना साथ दिया इमरान खान साहब का, दामद और सुख ने हर लिहाज से वो एक उनके बड़े मजबूत एलाइज बने रहे, तो उनको क्या प्रॉब्लम है खान साहब को उनको निकालना चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जो चीफ ब्यूरोक्रेट है ये उनके पीछे पड़े हुए हैं कि खान इमरान के वो जहांगीर तरीन साहब जो है वो मुदाखलत करते हैं उनके कामों में। जी निज़ामी साहब, इसमें कोई शक नहीं, हमारा ग्रुप यही समझता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स के चीफ हैं, उसके बाद जो फिर अनइलेक्टेड लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द, वो शायद खुश नहीं थे जहांगीर तरीन साहब की इमरान खान से कुर्बत से, तो शायद वो चाहते थे कि ये बंदा दूर होगा तो हम कोई अपने फैसले मनवा सकेंगे, प्राइम मिनिस्टर से अपनी बातें मनवा सकेंगे, और अभी तक वो कामयाब हैं। वो जहांगीर तरीन साहब को उनसे इमरान खान से अभी तक वो दूर करने में वो कामयाब हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शेख सलमान नईम साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे। निजामी साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।